एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला में। आज मैं क्लास 10 का हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर कह लीजिए कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चैप्टर पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा। और इसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में, वो सब मैं कवर करवा दूंगा। सिर्फ आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझना होगा। मेनली वाक्य का वेस समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो ट्रिक है और लगा हुआ तो संयुक्त वाक्य पहुंचा लो, सिंपल वाक्य है तो सरल वाक्य पहुंचा लो। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए देखिए, आज हम लोग वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो वाक्य का भेद पढ़ने से पहले हम लोग ना वाक्य के बारे में जान लें कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य क्या है कि मनुष्य या हम लोग विचार को व्यक्त करते हैं ना, और विचार को व्यक्त करने में जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, शब्द समूह का, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं जी। लेकिन वाक्य जो होना चाहिए वो क्या, बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वाक्य कहलाएगा। कोई भी लैंग्वेज वाक्य नहीं कहला जा सकता है। ठीक है। तो वही मतलब मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट करे। आशय प्रकट करने का मतलब कि इसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। उसे हम लोग वाक्य कहेंगे। तो वाक्य का एग्जाम्पल बहुत सारा है। राम आम खाता है, सीता पढ़ रही है, तो ये सब वाक्य है। हम लोग बोल रहे हैं, मनुष्य विचार प्रकट कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। और वाक्य के अंग के बारे में, 2 अंग है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। सब 3 लगा के चले आते रहे, वाक्य के भेद के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं, वाक्य के अंग, तो अंग 2 है। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहेंगे, तो उद्देश्य वो होता है, वो उद्देश्य कहलाएगा जिसके विषय में कुछ बात की जा रही हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वो उद्देश्य कहलाएगा। जैसे मान लो कि राम सो रहा है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है, तो हाँ, राम हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है। और जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल, राजू खाना खा रहा है, तो राजू के बारे में बात की जा रही है ना, राजू के बारे में बात किया जा रहा है, तो राजू हमारा उद्देश्य हो गया। अब दूसरा अंग इसका जो है वो विधेय होता है। तो विधेय किसे कहेंगे, तो जो उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाए कि उद्देश्य आखिरकार कर क्या रहा है, वो विधेय कहलाएगा। मान लो जैसे उदाहरण कि करण खेल रहा है, उद्देश्य कौन हुआ इसमें, कि करण के बारे में जो कहा गया है, तो करण तो हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है। और बाकी जो बच गया, करण के द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, वो विधेय कहलाता है। ठीक है। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार तो हमारा उद्देश्य हो गया, चित्रकार के बारे में बात की जा रही है, और चित्र बनाता है वो हमारा सारा विधेय हो गया। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये हमको समझ में आई कि उद्देश्य का मतलब हो गया कर्ता। ठीक है। उद्देश्य हम लोग मेन रूप से किसे कहेंगे, कर्ता को उद्देश्य कहेंगे। ये मेन रूप से जो कर्ता होता है ना, जो काम करता है ना, वही उद्देश्य होता है। विधेय, तो विधेय में सिर्फ क्रिया तो नहीं आ सकती है, कर्म भी हो सकता है। ठीक है। तो विधेय, बाकी कर्ता के अलावा जो कुछ वाक्य में बच गया वो सारा विधेय हो गया। ठीक है। अब देखिए, वाक्य के अंग के बारे में पढ़ लिए, 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य भेद के बारे में देखिए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। क्लास 10 में यही 3 पढ़ना है। वैसे 9 में क्लास वाक्य का अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, लेकिन क्लास 10 में 3 ही भेद हमको पढ़ना है। कौन कौन, रचना के आधार पर वाक्य, पहला वाक्य का भेद है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि सरल वाक्य किसे कहेंगे। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम लोग सरल वाक्य कहेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन परिभाषा यही है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो सरल वाक्य कहलाएगा। उदाहरण देखिए, मोहन पतंग उड़ा रहा है, उसमें उद्देश्य कौन हुआ, किसके बारे में बात की गई है, भी उद्देश्य के बारे में बताया है, मोहन के बारे में। तो मोहन जो हमारा हो गया वो उद्देश्य हो गया, और पतंग उड़ा रहा है जो हो गया
विधेय हो गया। पहले क्वेश्चन देता था बोर्ड में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखने के लिए, इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। हो सकता है इस बार भी दे दे, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, एमसीक्यू तो है नहीं, सारा तो लिखने वाला क्वेश्चन आना है, परिवर्तित करने वाला है। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐसा दिया जा सकता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे हमारा उद्देश्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ही उद्देश्य की बात की जा रही है, और विधेय कौन हो गया, मैदान में खेल रहे हैं, ये हमारा जो हो गया वो विधेय हो गया टोटल। अब देखिए दो तीन चीज हम बता रहे हैं कि सरल वाक्य को पहचानने का, कि एक ही उद्देश्य एक ही विधेय रहेगा तो क्या वो सरल वाक्य कहलाएगा? कहीं कहीं सर दो उद्देश्य रहा तो देखिए दो पॉइंट हम लिखे हैं कि अगर कोई वाक्य में अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग हो, कोई वाक्य अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, मतलब एक दो से अधिक व्यक्ति रहे, एक से अधिक व्यक्ति रहे ना, परंतु अगर कार्य एक ही हो दोनों व्यक्तियों के लिए तो सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिखी है कि अगर कोई वाक्य में एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही समूह के लिए, ठीक है ना, एक से अधिक कार्य होना, तब भी वो सरल वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए और लेकिन कार्य अधिक हो, लेकिन कर्ता क्या होना चाहिए कि सरकार के लिए समान होना चाहिए। मान लीजिए राम और मोहन, अब लिख सकते हैं उद्देश्य तो दो दो है, राम भी है सर, मोहन भी है, लेकिन काम तो दोनों के लिए एक ही है, क्या पुस्तक पढ़ता है, तो काम एक ही है, तो हमारा क्या होगा, सरल वाक्य होगा। विधि उद्देश्य एक अधिक रहने पे भी एक से, अगर क्रिया एक है, काम एक है लोगों के दोनों के लिए, तो सरल वाक्य होगा। जैसे अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि एक ही व्यक्ति हो, दीपा है, ठीक है, तो दीपा तो हमारा उद्देश्य हो गई, लेकिन उद्देश्य दीपा जब हो गई, लेकिन काम दो कर ये फल भी खरीद रही है और सब्जियां भी खरीद रही है, काम दो है, लेकिन कर्ता तो एक ही है ना, एक ही कर्ता के लिए दो काम है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है। तो सरल वाक्य पहचानने का सबसे आसान तरीका, ऐसा नहीं समझे कि और लगा हुआ है तो हम लोग संयुक्त वाक्य कर दे। हमको पास समझना ये होगा कि अगर और लगा हुआ है, दो उद्देश्य है, दो कर्ता, लेकिन काम क्या दोनों के लिए अलग अलग है क्या? अगर दोनों के लिए काम अलग अलग होगा, कि राम पुस्तक पढ़ता है और रोहन क्रिकेट खेलता है, तब ये संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन काम अगर एक ही है दोनों कर्ता के लिए, तो क्या होगा, वो सरल वाक्य होगा। और अगर एक कर्ता है और एक कर्ता के लिए एक से अधिक काम है ना, तब भी सरल वाक्य ही कहलाएगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य दूसरा भेद है, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे। पहले मिश्र वाक्य पढ़ लेंगे, फिर हम लोग संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। तो दूसरा जो भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, मिश्र वाक्य कहते किसे हैं? सरल वाक्य के बारे में तो मैंने बता दिया कि जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकता है, एक से अधिक विधेय भी हो सकता है। अगर उद्देश्य एक से अधिक रहेगा तो फिर सबके लिए कर्ता समान, क्रिया समान होगी। अगर विधेय एक से अधिक रहा लेकिन कर्ता समान होगा। तो मिश्र वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे कहेंगे वो लोग मिश्र वाक्य। ठीक है। एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य, एक या एक से अधिक। अब ये प्रधान उपवाक्य के बारे में चर्चा किया गया है, तो उपवाक्य होता क्या है? तो देखिए प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं मिश्र वाक्य में। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लो पहले उदाहरण देख लेते हैं कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो अध्यापक ने कहा, ये तो प्रधान उपवाक्य हमारा हो गया। ये हम आगे समझ लेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि प्रधान उपवाक्य है या कौन आश्रित उपवाक्य है, वो कैसे समझेंगे। और जो बाकी जो बच गया, ये स्कूल बंद रहेगा, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है। इसी प्रकार वो लड़का मेरा मित्र है, वो प्रधान उपवाक्य वाक्य है। जो पेड़ के पास खड़ा है वो आश्रित उपवाक्य है। और प्रधान उपवाक्य पहले बारे में अगर चर्चा हुआ है, तो पहले उपवाक्य के बारे में समझें। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक भाग होता है, जिसमें एक विधेय और एक जिसमें विधेय और उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। जैसे मान लो कि पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो सामान्यतया एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय सम्मिलित हो, उसे उपवाक्य कहेंगे। मतलब सिंपल बात ये समझे कि उपवाक्य एक वाक्य का ही भाग होता है और उसमें उद्देश्य और विधेय का होना
जरूरी है और अपना एक अर्थ प्रकट करेगा जी। तो उपवाक के वैसे मेनली रूप से दो भेद है, एक प्रधान उपवाक होता है, एक आश्रित उपवाक होता है। प्रधान उपवाक किसे कहेंगे? तो जो उपवाक वाक से अलग होने पर भी अगर वाक से उसको अलग कर दिया जाए तब भी उसका अर्थ निकलेगा, तो वो प्रधान उपवाक होगा। लेकिन जो उपवाक प्रधान उपवाक के बिना कोई अर्थ ही इसका ना निकले ना, उसे हम आश्रित उपवाक कहेंगे। जैसे उदाहरण दो गो हम दिए हैं, यदि बस आ जाए तो मैं चलूं, तो मैं चल पड़ूं जो है ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, ये तो चलो ये स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य जो होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब मान लो कि इसको हटा भी देंगे, हम इसको ढक ले थोड़ी देर, तो मैं चल पड़ूं ये अलग वाक्य हो गया। लेकिन इसको अगर ढक ले, यदि बस आ जाए, तो क्या होगा, ये वाक्य जो है ना बस आ जाए तो ये इस पे डिपेंडेंट है, प्रधान उपवाक्य पे। ठीक है, और पिताजी ने मुझसे कहा, ये जो हो गया ये प्रधान उपवाक्य इधर हो गया। और वे बहुत बीमार है कि वे बहुत बीमार है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बारे में समझ गए, तो हम लोग मिश्र वाक्य में समझ गए होंगे, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आश्रित उपवाक्य के भेद कितने हैं। तो आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि आश्रित उपवाक्य के तीन भेद कौन कौन है जी। तो आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, उपभेद या भेद कह लीजिए। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, ठीक है ना, संज्ञा उपवाक्य होता है। दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और तीसरा जो होता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ये तीन भेद या उपभेद जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब चलिए आइए अब आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़ते हैं कि आश्रित उपवाक्य के भेद बताएं कितने, तीन। कौन कौन? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, ये सब मिश्र वाक्य हम पढ़े हैं। तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत दो चीजें आई हैं कि एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। तो इसलिए हम आश्रित उपवाक्य के बारे में जान लेंगे। तो संज्ञा उपवाक्य किसे कहेंगे? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, या संज्ञा पदबद्ध के स्थान पर पदबंध, तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं ना, वो संज्ञा उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य का पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या, कि संज्ञा उपवाक्य का जो वाक्य होगा वो की समुच्चय बोधक से प्रारंभ होता है। जहां की लगा हुआ होगा वहां क्या होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मान लो मुझे मालूम था कि वो नहीं आएगा। अब देखिए ई वाक्य में क्या है, की कहाँ लगा हुआ है, यहाँ। तो की के बाद वाला जो वाक्य है ना वो की नहीं आएगा, ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब मुझे मालूम था क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो वही तो भी बता रहे हैं, एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य। मुझे मालूम था वह नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, की का लोप भी होता है। तो ये भी बातें समझनी होगी हमको। तो मुझे मालूम था ये प्रधान वाक्य हो गया, वह नहीं आएगा, ये संज्ञार्थक वाक्य हो गया जी। क्योंकि यहाँ की लगा हुआ नहीं है, छुपा हुआ है। अब मैं नहीं जानता कि आपका भाई है, मैं जानता हूं कि क्या है, वह आपका भाई है। तो देखिए की के बाद की लगा हुआ, की के बाद वाला वाक्य क्या होगा, संज्ञा वाक्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं कि वह आपका, मैं नहीं जानता हूँ कि वह आपका भाई। तो की के बाद हम राम हो सकता है, कोई भी तो हो सकता है, तो संज्ञा के ही बदले प्रयोग होंगे ना। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। अब देखिए मैं चाहती हूँ ये प्रधान वाक्य हो गया, किसी पे डिपेंडेंट है नहीं है। मैं जानता हूँ ये अलग स्वतंत्र वाक्य, किसी पे डिपेंडेंट है नहीं है। अब कि तुम शादी कर लो ना, वो क्या है, संज्ञा वाक्य, की लगा हुआ है और की के बाद वाला जो वाक्य होता है वो संज्ञा वाक्य होता है। दूसरा जो होता है विशेषण, विशेषण में क्या होता है, जो विशेषता बताता है संज्ञा का। तो जो उपवाक्य संज्ञा पद की विशेषता बताएगा ना, वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा जी। जैसे मान लो कि अब विशेषण उपवाक्य का पहचान नहीं कैसे जी, कैसे पहचान करेंगे।
तो विशेषण उपवाक का जो प्रारंभ होता है, अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा बीच बाद में ही होगा, पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। ठीक है। तो विशेषण उपवाक का प्रारंभ होता है जो संबंधवाचक सर्वनाम जो एक होता है, जो सो यदि तो ये सब होता है ना, तो उससे प्रारंभ होता है। तो जो से और भी बहुत सारा इसका रूप बन सकता है, जैसे जिस बन सकता है, जिसे बन सकता है, जिसका बन सकता है, जिसमें बन सकता है। इसमें अगर कारक चिन्हों को अगर हम लोग जोड़ लें तो बहुत सारा जो से बनाया जा सकता है, जिसमें जिस पर, तो ये सब जहां आपको दिख जाए वो विशेषण उपवाक्य होगा। उदाहरण, जैसे मान लो उसी से किताब मांगो जिसको तुमने दी थी, तो जिसको यहाँ लगा हुआ है, जिससे वाक्य बना हुआ है, जिसको तुमने दी थी, वो विशेषण उपवाक्य हो गया जी। उसी से किताब मांग लो, तो ये विशेषता है, बताया गया है जी संज्ञा की। ठीक है ना, कि संज्ञा उसी से मांगोगी, राम की विशेषता यहाँ बताया गया है, राम से मांगो तुम भी। तो ये प्रधान उपवाक हो गया, ये विशेषण उपवाक हो गया जी। जिसे तुम देखो यहाँ बाद में प्रयोग हुआ, देखिए यहाँ शुरू में ही दे दिया, जिसे तुम जानते ही नहीं। अब जिसे तुम जानते ही नहीं हो, ये हो गया विशेषण उपवाक। उससे क्या बात करोगे, ये हो गया प्रधान उपवाक। बात समझ में आई होगी आप लोग को। अब एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक। तो क्रिया विशेषण उपवाक जो उपवाक प्रधान उपवाक की क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब ये सब पढ़ने से पहले हम लोग को विशेषण क्रिया विशेषण भी जानना है, तभी ये बातें समझ में आएगी कि विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद हैं। तो क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण उपवाक कहलाएगा। ठीक है। और उसका वाक्य का प्रारंभ उपवाक का प्रारंभ प्राय जैसे, जब, जहां, क्योंकि क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, नीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है और परिमाणवाचक है। तो ये चीज आपको देखना होगा। और अगर पद परिचय पढ़ाएंगे तो हम क्रिया विशेषण भी देखेंगे। तो जैसे जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो जब लगा हुआ है यहाँ पे, तो जब आग लगती है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है। जहां मैं देखो ना, ये विशेषता है क्रिया की बताई गई है। कहाँ धुआं उठता है जी, तो जब, कब धुआं उठता है, तो जब, समय की बात की गई है, स्थान मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जहां मैं रहता हूँ वहां कोई नहीं रहता, तो जहां मैं रहता हूँ ना, ये स्थान का बोध हो गया, ये स्थान के बारे में बताया गया, स्थान क्रिया की विशेषता है। जैसा वह पढ़ाती वैसा कोई नहीं पढ़ाता, और जैसा वह पढ़ाती है, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जी, तरीका है पढ़ाने का। वैसा कोई नहीं पढ़ाता, प्रधान उपवाक हो गया। तो इतना बात समझ में आया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको मिश्र वाक्य पहचानना होगा तो हमको इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक भी होता है और आश्रित उपवाक भी होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मिश्र वाक्य जो होता है, ये तीनों के योग से ही मिलके बनता है। संज्ञा उपवाक भी हो सकता है मिश्र वाक्य में भी, विशेषण उपवाक भी हो सकता है और क्रिया विशेषण उपवाक भी हो सकता है, तीनों उपवाक हो सकता है। और तीनों उपवाक में एक प्रधान उपवाक होगा और एक या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा, तीनों में से ही कोई होगा। ठीक है। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका आप लोग सीखे होंगे कि तीनों उपवाक रहेगा, और प्राय ये की से जो जिसने ये सब क्या होगा, अगर रहेगा तो क्या करेंगे ना, मिश्र वाक्य में। तो दो वाक्य हमको पहचानना है, एक सरल वाक्य में पहले वाक्य को पहचानना जरूरी है, तो वाक्य परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। ठीक है। सरल वाक्य में तो एक उद्देश्य एक विधेय होगा, एक क्रिया होगी, एक से अधिक क्रिया होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, कर्ता समान रहेगा जी। और मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक प्रधान उपवाक होगा, एक आश्रित उपवाक होगा। आश्रित उपवाक के बारे में बताए हैं कि तीन भेद है, तीनों भेदों में से कोई एक आश्रित उपवाक हो सकता है मिश्र वाक्य के साथ जुड़ा हुआ जी। ठीक है। चलिए